हिंद दोस्तों, मैं वैशाली लोधी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम साइंस में फिजिक्स जो पार्ट होता है यानी कि भौतिकी, इसके टॉप 300 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे प्रश्न जो कि प्रीवियस जो परीक्षाएं हो चुकी है पिछले 15 वर्षों में, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, ऐसे प्रश्नों को आज हम इस एक ही वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ये जो क्वेश्चन है सीक्वेंस में होंगे, एक दूसरे से इनका रिलेशन होगा। इस तरीके से इनको अरेंज किया है ताकि आपको पढ़ने में, नोट्स बनाने में भी बहुत आसानी हो। आप सभी के एग्जाम हाल फिलहाल में है और ये जो फिजिक्स वाला पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली ही बनते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं वीडियो लेक्चर की और बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला हमारा क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य यानी कि मैटर तथा ऊर्जा यानी कि एनर्जी और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, जो मैटर और एनर्जी है, इनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान में किया जाता है। किस में किया जाता है? भौतिक विज्ञान यानी कि भौतिकी में किया जाता है और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम फिजिक्स बोलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को क्या कहा जाता है? तो इसे मात्रक यानी कि यूनिट कहा जाता है। अब बात हुई है यूनिट की, तो आप सभी जानते हैं जो भौतिक राशियां होती हैं, इनके मापन के लिए कितनी मानक प्रणालियां बनाई गई हैं? तो 4 मापन की प्रणालियां बनाई गई हैं। कौन कौन सी है? तो सीजीएस पद्धति होती है, एफपीएस पद्धति होती है, एमकेएस पद्धति होती है और दोस्तों एसआई पद्धति होती है। हम ज़्यादा यूज़ एसआई पद्धति का करते हैं, लेकिन याद रखना है ये चारों पद्धतियां ही होती हैं। अब सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड इसका फुल फॉर्म होता है। एफपीएस का फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकंड और बात करें एमकेएस की तो इसका फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकंड। एसआई पद्धति की बात करते हैं तो दोस्तों, एसआई पद्धति में जो मूल मात्रक हैं, इनकी कितनी संख्या है? तो इनकी संख्या है 7। कौन कौन से मूल मात्रक हैं? तो चलिए, इनको भी हम एक एक करके जान लेते हैं। तो जो मूल मात्रक हैं, इनकी संख्या मैंने अभी बताई कितनी होती है? 7 होती है। कौन कौन से होते हैं? तो लंबाई होता है, द्रव्यमान होता है, जानते हैं ना द्रव्यमान, ये सभी आपने पढ़े होंगे। मैं यहाँ पर इनका क्विक एंड फास्ट रिवीजन ही आपको यहाँ पर करवा रही हूँ। तो दूसरा हो गया द्रव्यमान। तीसरा कौन सा हो गया? समय। फिर इसके बाद में हो गया विद्युत धारा। विद्युत धारा, तापमान, तापमान भी जो है ये मूल मात्रा के कितने हो गए? 1 2 3 4 5। अब हम बात करें 6 की, तो 6 जो नंबर पे है ये होता है पदार्थ की मात्रा। क्या? पदार्थ की मात्रा। और 7वें नंबर पर होता है ज्योति तीव्रता। ये जो 7 मैंने आपको बताए, ये 7 एसआई पद्धति में मूल मात्रक होते हैं। बाकी के जो मात्रक हैं वो इन्हीं से व्युत्पन्न हुए, इसलिए उनको व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि जो एसआई पद्धति है इसमें मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और दूसरे होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या बहुत ज्यादा है, जो इंपॉर्टेंट होंगे उन सभी को हम यहाँ पर पढ़ते चले जाएंगे। चलिए, अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया लंबाई जो है ये क्या है? मूल मात्रक। अब इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये मीटर होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों, हमारी चैनल की करंट अफेयर्स की, स्टैटिक जीके की और सामान्य विज्ञान की वस्तुनिष्ठ प्रश्न व्याख्या सहित वाली जो ई बुक है, ये लॉन्च हो चुकी हैं। सभी बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर आप अपनी ई बुक को लॉन्च कीजिए, तो हम आपको बता दें ई बुक लॉन्च हो चुकी है। और पहली वाली जो ई बुक है ये स्टैटिक जीके की ई बुक है। इसमें आपके लिए सब्जेक्ट वाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है ये दिए गए हैं एक ही ई बुक में। 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन का कलेक्शन जो कि टीसीएस द्वारा पूछा गया है, ये आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर्स की ई बुक जो है ये जनवरी 2024 से लेकर अभी तक यानी कि अप्रैल 2025 तक की अपडेट ई बुक आपके लिए मिल जाएगी। और दोस्तों, वहीं पर हम बात करते हैं साइंस की ई बुक की, तो इसमें टॉपिक वाइज सामान्य विज्ञान जो है इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न व्याख्या सहित दिए गए हैं। रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, तीनों सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले 15 सालों में पूछे गए हैं, इन सभी का कलेक्शन आपको इसी ई बुक में देखने के लिए मिल जाएगा। करंट अफेयर्स की जो ई बुक है दोस्तों, ऐसी ई बुक आपको कहीं भी किसी भी प्रकाशन की नहीं मिलेगी जिसमें 1 साल से ज्यादा का करंट अफेयर्स आपके लिए दिया जा रहा है। दोस्तों,
अब आपको ई बुक को बाय कैसे करना है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या फिर एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है 96 30 82 94 64। इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आप QR कोड को स्कैन करके ई बुक को बाय करते हैं तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें स्क्रीनशॉट सेंड कीजिए। और अभी फिलहाल में जो अप्रैल मंथ है इसमें ई बुक पर एक बहुत ही बड़ा ऑफर चल रहा है। 150 रुपीज़ पे आप करेंगे QR कोड को स्कैन करके और स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो आपको तीनों ई बुक सिर्फ मात्र 150 रुपये में दे दी जाएंगी। चलिए दोस्तों, अब हम हमारे सेशन की ओर लौटते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों, द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम जो है ये द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है। इसे केजी से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर किसका एसआई मात्रक है? तो दोस्तों, क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जाएंगे, आपको मात्रक दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये किसका मात्रक है। तो जो एम्पियर है ये विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। और अभी मैंने आपको बताया जो विद्युत धारा है ये मूल मात्रक है या व्युत्पन्न मात्रक, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है कैंडेला। इसे CD से हम दर्शाते हैं। पदार्थ के परिमाप का एसआई मात्रक क्या है? तो पदार्थ की मात्रा लिखा हो या फिर पदार्थ का परिमाप, तो इसका एसआई मात्रक होता है मोल। क्या होता है? मोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत लंबी दूरी मापने में सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस दूरी जो है उसको मापने में प्रकाश वर्ष का यूज़ किया जाता है। अब हम ये कहेंगे कि हमें पृथ्वी से सूर्य की दूरी मापना है, तो इसे हम मीटर में तो मापेंगे नहीं क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इससे प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं या फिर कितने किलोमीटर होते हैं। तो जानिए, एक प्रकाश वर्ष की हम बात करें तो इसमें 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स होते हैं। वहीं अगर हम किलोमीटर में बात करते हैं तो किलोमीटर में आंकड़ा क्या होगा? 9.46 और 10 के ऊपर 12 की घात। मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो 3 कम हो जाएंगे घात में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दोस्तों, प्रकाश वर्ष से भी बड़ी इकाई क्या होती है? पारसेक। और पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल का मापन सामान्यतः किस में किया जाता है? तो जो तेल है इसको बैरल में नापा जाता है। और एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? 159 लीटर के बराबर एक बैरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सी इकाई प्रयुक्त की जाती है? तो समुद्र की जो गहराई है, जिस प्रकार से ये समुद्र है और इसकी गहराई यानी डेप्थ को हमें नापना है तो इसे फैदम में नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो पारसेक और प्रकाश वर्ष दोनों ही दूरी मापने की इकाई है। और बात की गई है कि एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, तो 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं एक पारसेक में। पारसेक को PA से दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोर या फिर ध्वनि का मापन किस में किया जाता है? तो शोर या ध्वनि जो है इसे डेसिबल में मापा जाता है। बल का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। इसे N के द्वारा दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक होता है जूल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, तो याद रखिएगा दोस्तों, जो ओजोन परत है इसकी मोटाई को मापा जाता है डॉप्सन में। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा कि ओजोन परत जो है ये कौन से मंडल में है? तो आप जानते हैं वायुमंडल में कई सारी परतें हैं, उनको मंडल कहा जाता है। और जो ओजोन परत है ये तीसरे मंडल में है। और इस मंडल का नाम क्या है? तो इस मंडल का नाम होता है समताप मंडल। क्या नाम होता है? समताप मंडल होता है। और ओजोन परत की अगर पूछा जाए कि कितने किलोमीटर दूर स्थित है, तो ये पृथ्वी से 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम होती है। दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई तो ओम होती है, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विद्युत चालकता की इकाई क्या होती है, तो बच्चे वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। विद्युत चालकता अलग चीज है और इसकी इकाई क्या होती है? तो इसकी इकाई होती है सीमेंस। क्या होती है? सीमेंस में मापा जाता है विद्युत चालकता को। और याद रखिएगा, विद्युत प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायप्टर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? तो एक अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम सीक्वेंस में जो क्वेश्चन है इनको पढ़ेंगे, एक चैप्टर के एक यूनिट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम एक एक करके पढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम जो मात्रक वाला चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जल्दी से क्विक एंड फास्ट रिवीजन करते हैं। चलिए, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? तो ये कूलम होता है, इसे क्यू के द्वारा दर्शाया जाता है। भूकंप की तीव्रता को किसमें मापा जाता है? तो इसे रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। बात करेंगे विद्युत धारिता का मात्रक क्या है? तो विद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराडे। दोस्तों, भौतिक विज्ञान के पिता किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। भौतिक विज्ञान जो है फादर ऑफ फिजिक्स ये कहा जाता है सर आइजैक न्यूटन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाप होता है परंतु दिशा नहीं होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, भौतिक राशियां जो है ये दो प्रकार की होती हैं, सदिश राशि होती है और अदिश राशि होती है। तो ऐसी राशि जिसमें केवल परिमाप होता है लेकिन दिशा नहीं होती है उसे अदिश राशि कहा जाता है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, दूरी, शक्ति, दाब, ताप, ये क्या है? तो ये अदिश राशियां हैं, इनके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिमाप की आवश्यकता होती है। अब दोस्तों, ऐसी एक भौतिक राशि जिसमें परिमाप के साथ साथ दिशा भी चाहिए होती है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। उदाहरण के लिए वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, ये क्या है? तो ये सदिश राशि है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई भी राशि दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है या अदिश राशि है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन ने किस पुस्तक में गति के नियम को प्रतिपादित किया था? तो आप सभी जानते हैं जो सर आइजैक न्यूटन ने नियम तीन ने थे और पुस्तक में प्रतिपादित हैं, तो ये प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में प्रतिपादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो जो पहला नियम है इसे जड़त्व या फिर गैलीलियो का नियम कहा जाता है। दूसरा नियम जो है ये बल की परिभाषा देता है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि बल की परिभाषा F बराबर ma जो है ये कौन से नियम के द्वारा दी जाती है? तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के द्वारा दी जाती है। और तीसरा नियम क्या कहता है? तो तीसरा नियम जो है ये कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो प्रतिक्रिया पर आधारित जो नियम है ये कौन सा है? तो ये तीसरा नियम है। इन तीनों नियम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उदाहरण भी बनते हैं और उदाहरण से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बंदूक से जब हम गोली को चलाते हैं उस समय पीछे की ओर हमें झटका लगता है, तो ये कौन सा नियम है? तो ये तीसरे नियम का उदाहरण है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, समय के साथ वेग में परिवर्तन की जो दर है इसे त्वरण यानी कि एसिलेरेशन कहा जाता है। इसे किससे डिफाइन करते हैं? तो इसे स्मॉल a से डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसे विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर वृत्त के केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, उस बल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जब कोई भी वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चल रही है तो उस पर केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, उसे कहा जाता है अभिकेंद्रीय बल। क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, ग्रहों का तारों की ओर चक्कर लगाना, साइकिल या वाहन का मुड़ना, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल को चलाना, यह किस बल के कारण संभव होता है? तो ये सभी अभिकेंद्रीय बल के कारण ही संभव होता है। आपने देखा है सूर्य जो है वो एक तारा है और पूरे जो ग्रह हैं ये इसका चक्कर लगा रहे हैं, तो ये सभी अभिकेंद्रीय बल के कारण ही संभव है। इसी प्रकार मोटरसाइकिल या साइकिल जो है ये किसी मोड़ पर मुड़ती है तो वहां पर भी अभिकेंद्रीय बल ही कार्य करता है। मौत का कुआं आपने देखा होगा, मेला वगैरह जो लगते हैं बड़े बड़े, उनमें एक मौत का कुआं बनाया जाता है इस प्रकार का, और मोटरसाइकिल जो है वो इसमें लगातार ऐसे ऐसे चक्कर लगाती रहती हैं। तो ये किस कारण संभव है? अभिकेंद्रीय बल के कारण ही संभव है। इस प्रकार से एग्जाम्पल आपके उसमें क्वेश्चन पेपर में दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि ये किस बल के कारण संभव है या फिर यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है। इस प्रकार से फिजिक्स में क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्ताकार पथ पर केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? अब यहाँ पर बात हो रही है केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो इसे अपकेंद्रीय बल कहा जाता है।
अगर कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर घूम रही है और इसमें केंद्र से बाहर की ओर एक बल लग रहा है, इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे अपकेंद्रीय बल कहा जाएगा। कुछ एग्जाम्पल है जैसे वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग मशीन जो है ये अपकेंद्रीय बल पर ही आधारित है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दूध से मक्खन निकालने की जो मशीन है यह किस बल के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो मैंने अभी बताया अपकेंद्रीय बल जो है ये केंद्र से बाहर की ओर लगता है, और जो दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन है यह इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। कपड़ा सुखाने की जो वॉशिंग मशीन है यह भी अपकेंद्रीय बल पर ही कार्य करती है। तो याद रखिएगा इस प्रकार के एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? किसी भी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता है उसे उस वस्तु की ऊर्जा यानी कि एनर्जी कहा जाता है। और कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो इसे शक्ति कहते हैं। याद रखिएगा क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है और कार्य करने की जो दर होती है इसे शक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो डायनेमो के द्वारा किया जाता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित करते हैं? तो सोलर सेल के द्वारा करते हैं। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा रूपांतरित किया जाता है? माइक्रोफोन के द्वारा। विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण लाउड स्पीकर के द्वारा किया जाता है। अब हम बात करें विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में जो रूपांतरण है ये ट्यूबलाइट के द्वारा किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मीय ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? तो विद्युत बल्ब करता है। विद्युत बल्ब जब जलता है तो क्या होता है? विद्युत ऊर्जा जो है ये प्रकाश ऊर्जा में बदल रही है, यानी कि हमें प्रकाश भी मिल रहा है और उससे थोड़ी सी हीट भी जनरेट होती है। तो आंसर क्या होगा? विद्युत बल्ब होगा। ट्यूबलाइट जो होती है इससे हीट जनरेट नहीं होती है। तो याद रखिएगा सिर्फ प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा हो रहा है? ट्यूबलाइट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, तो ये विद्युत सेल में होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में किस उपकरण के द्वारा बदला जाता है? तो सितार के द्वारा बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है? दोस्तों पृथ्वी तल से जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो उसका मान पूछा जा रहा है। ऐसा कौन सा मान होगा जब वस्तु पृथ्वी से पलायन कर जाएगी, मतलब वापस नहीं आएगी? तो ये पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की अगर रफ्तार से किसी वस्तु को पृथ्वी तल से फेंका जाएगा तो वो पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल जाएगी और पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था? तो यह आर्यभट्ट के द्वारा बताया गया था। आर्यभट्ट ने और क्या बताया था? तो इन्होंने पाई का मान बताया था। पाई का मान कितना होता है? 3.14 जो मान है पाई का, ये किसने बताया था? यह भी आर्यभट्ट ने बताया था। चलिए, गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण आप सभी जानते हैं क्या है। अब हम बात कर रहे हैं इसका मान सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो जो पृथ्वी के ध्रुव हैं यानी कि जो पोल है इन पर गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है। न्यूनतम कहाँ पर होता है? भूमध्य रेखा पर होता है। अब हम बात करें गुरुत्वाकर्षण का जो मान है ये शून्य कहाँ पर होता है? तो पृथ्वी का जो केंद्र है, पृथ्वी का केंद्र बिंदु, इस पर गुरुत्वाकर्षण का जो मान है ये बिल्कुल 0 होगा, शून्य होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण के मान में क्या परिवर्तन होता है? तो पृथ्वी की सतह से अगर हम ऊपर जा रहे हैं या फिर नीचे जा रहे हैं तो मान क्या होता है? हमेशा घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की अपेक्षा कितना होगा? तो जो पृथ्वी पर भार है इसकी अपेक्षा सूर्य पर जो भार है ये 28 गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की अपेक्षा कितना होता है? तो ये 1/6 गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहा जाता है? तो इसे उपग्रह कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सर आइजैक न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बिंदु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो इसे दोस्तों दाब कहा जाता है। दाब को किस में मापा जाता है? पास्कल में नापा जाता है। अब बात करते हैं वायुमंडलीय दाब की। तो वायुमंडलीय दाब का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? बार होता है। दोस्तों पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो जब पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब जो है ये कम हो जाता है। कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि एक बार बराबर कितने पास्कल होते हैं? एक बार के बराबर कितने पास्कल होते हैं? तो 10 के ऊपर 5 की घात पास्कल होते हैं। याद रखिएगा ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है तो इसे बैरोमीटर से नापा जाता है। मौसम संबंधी पूर्वानुमान किसकी सहायता से लगाए जाते हैं, तो ये भी बैरोमीटर की सहायता से ही लगाए जाते हैं। अब बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो मौसम में क्या परिवर्तन होता है। दोस्तों, जब एकाएक यानी अचानक से पाठ्यांक गिर रहा है तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है। वहीं पर अगर बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है ये धीरे धीरे नीचे गिरता है तो मौसम में क्या परिवर्तन होता है, वर्षा होने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक लिफ्ट, हाइड्रोक्लोरिक प्रेस और हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक किस नियम पर कार्य करते हैं, तो ये पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं को ऊपर की ओर बल लगाता है उसे क्या कहते हैं, तो ऐसे बल को क्या कहा जाता है, उत्प्लावक बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस नियम के तहत संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर जो द्रव है इसे विस्थापित करती है, तो प्लवन का नियम जो है इसके अनुसार संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु जो है वह अपने भार के बराबर द्रव को विस्थापित करती है। आपने देखा है जो नाव, बोट, जहाज वगैरह हैं और व्यक्ति तैरता है तो वह प्लवन के नियम के हिसाब से उसके अनुसार ही तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपेक्षिक घनत्व को किस में मापा जाता है, तो इसे हाइड्रोमीटर में मापा जाता है। सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल में तैरना आसान क्यों होता है, तो समुद्र का जल जो है इसका घनत्व अधिक होता है इसलिए तैरने में आसानी होती है। दूध की शुद्धता किस में मापी जाती है, तो दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर के द्वारा नापा जाता है। वायुयान या फुहारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। बादलों का वायुमंडल में तैरने का क्या कारण है, तो बादलों का घनत्व जो है ये हवा के घनत्व से कम होता है। बादल जो होते हैं इनका घनत्व हवा के घनत्व से क्या है, कम है, तो बादल जो है ये वायुमंडल में तैर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लवन सिद्धांत की खोज किसने करी थी, आर्किमिडीज ने करी थी। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो इसे ससंजक बल कहा जाता है। एक ही पदार्थ के जो अणु हैं इनके बीच आपस में कोई बल लग रहा है और उसी के कारण ये आपस में जुड़े हुए हैं तो इसे क्या कहते हैं, ससंजक बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो भिन्न भिन्न पदार्थ के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, तो इसे आसंजक बल कहा जाता है। पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन का मात्रक क्या है, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठीय तनाव में क्या परिवर्तन होता है, तो पृष्ठीय तनाव जो है ये बढ़ जाता है। अगर आप ताप यानी टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो पृष्ठीय तनाव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लालटेन या लैंप में किस कारण तेल ऊपर चढ़ता है, तो केशिकत्व यानी कि कैपिलरिटी जो है इसके कारण लालटेन या लैंप में तेल जो है ये ऊपर चढ़ता है। अगर पूछा जाए चौक, अगर किसी चौक को स्याही के बर्तन में रखा जाता है तो स्याही ऊपर चढ़ती है, तो वो भी केशिकत्व के कारण ही चढ़ती है। इस प्रकार के कई सारे एग्जाम्पल एग्जाम में दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल आवश्यक लवण किस क्रिया द्वारा पहुंचता है, तो दोस्तों ये भी केशिकत्व के कारण ही पहुंचता है। जो पेड़ पौधे होते हैं इनमें सरंध्र होते हैं और इसी के कारण ही जो केशिकत्व की प्रक्रिया होती है उसके कारण जो तने होते हैं, पत्तियां होती हैं, इन तक जल की आपूर्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लॉटिंग पेपर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह भी केशिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। पतली सुई किस कारण पानी की सतह पर तैरती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण जो पतली सी सुई होती है ये पानी पर तैरती रहती है। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन की स्याही किस कारण से रिसने लगती है, तो दोस्तों ऊपर वायुदाब जो है ये कम हो जाता है। वायुयान में व्यक्ति बैठा है, अब वो उड़ता जा रहा है और ऊपर क्या होगा, वायुदाब में कमी हो जाएगी और जैसे ही जो स्याही है वो क्या होगी, रसने लगेगी। फाउंटेन पेन पर वायुदाब कम हो जाएगा और स्याही का रसना चालू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है, तो वर्षा की बूंदें जो गोल है इसका कारण है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन तेल जल की सतह पर किस कारण फैल जाता है, तो तेल का पृष्ठ तनाव जो है ये पानी से कम होता है। किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनके आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण को क्या कहते हैं, तो इसे श्यान बल यानी विस्कस फोर्स कहा जाता है। श्यानता यानी कि विस्कोसिटी जो है ये किसका गुण है, तो ये केवल द्रव और गैस का गुण है, यह चीज ठोसों में नहीं पाई जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रवों में श्यानकता यानी विस्कोसिटी अणुओं के मध्य लगने वाले
बल के कारण होती है। तो इसमें कौन सा बल लगता है ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों श्यानता जो है इसमें ससंजक बल ही कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदर्श तल की श्यानता क्या होती है। तो आदर्श तल जो है इसकी श्यानता यानी विस्कोसिटी जो है ये हमेशा शून्य होती है। ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता में क्या परिवर्तन होता है। तो ताप बढ़ाया जा रहा है तो श्यानता जो है ये घट जाएगी। आपने देखा होगा शहद जो है इसको अगर हम गर्म करते हैं तो श्यानता जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जो शहद है वो पतली हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता में क्या परिवर्तन होता है। तो श्यानता, गैसों की बात कर रहे हैं तो गैसों में श्यानता बढ़ जाती है और ताप बढ़ाने पर द्रवों में जो श्यानता है ये हमेशा घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक शीत में मशीनों के पुर्जे किस कारण जाम होने लगते हैं। दोस्तों जब अत्यधिक शीत होती है तब मशीनों के पुर्जे जो है ये स्नेहक के श्यानता बढ़ जाने के कारण जाम होने लगते हैं। जब कोई वस्तु एक निश्चित पथ पर समान समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं। तो इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दोलन पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं। तो इसे आवर्तकाल कहा जाता है। एक दोलन को पूरा करने में लगा जो समय है इसको क्या कहते हैं। तो इसे आवर्तकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपन करने वाली वस्तु के 1 सेकंड में कंपन करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसे आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है इसका एसआई मात्रक क्या है। तो इसका एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज। ठोस, द्रव और गैस में संचारित होने वाली तरंगें कौन सी हैं। तो यांत्रिक तरंगें यानी कि जो मैकेनिकल वेव्स हैं ये ऐसी तरंगें हैं जो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में ही संचरित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती अथवा जो तरंगें निर्वात में भी संचरित हो सकती हैं वे कौन सी तरंगें होती हैं। तो ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक तरंगों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है। तो इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है। यांत्रिक तरंगें 2 प्रकार की होती हैं, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंगें। नेक्स्ट हमारा जब तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के समांतर होती है, क्या कहा जा रहा है। जब तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों के समांतर है तो इसको क्या कहा जाता है। तो ऐसी तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंगें कहा जाता है। जैसे ध्वनि जो है ये किस तरंग का उदाहरण है। तो ये अनुदैर्घ्य तरंग का ही उदाहरण है। लेकिन जब तरंग की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है, किस प्रकार है, लंबवत है, तो इसे क्या कहा जाएगा। तो इसे अनुप्रस्थ तरंगें कहा जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की अवधारणा किसने प्रस्तुत करी है। तो ये मैक्सवेल ने की है। अब बात करेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो है इनके क्या गुण होते हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें उदासीन होती है, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, प्रकाश के वेग के समान गमन करती हैं और ऊर्जा व संवेग इनमें निहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगें किसकी बनी होती हैं। फोटोन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में किन विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों नाभिकीय अभिक्रिया और कृत्रिम रेडियोधर्मिता में गामा किरणों का यूज किया जाता है। कौन सी किरणों का, गामा किरणों का। अब हम बात करेंगे गामा किरणों की खोज किसने की थी। तो दोस्तों पॉल विलार्ड के द्वारा गामा किरणों की खोज की गई थी। गामा किरण का नामकरण किसने किया था। रदरफोर्ड ने नाम रखा था। खोज किसने करी थी, पॉल विलार्ड ने। एक्स किरणों की खोज किसने की, रॉन्टजन ने की थी। एक्स किरणों का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। तो एक्स किरणों का जो उपयोग है ये चिकित्सा व औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रेडियो और टेलीविजन में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो दीर्घ रेडियो तरंगें जो है इनका उपयोग किया जाता है रेडियो और टेलीविजन में चैनल को प्रसारित करने के लिए। दीर्घ रेडियो तरंग की खोज किसके द्वारा की गई थी, मार्कोनी के द्वारा। सिकाई करने, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने तथा बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए किन विकिरणों का प्रयोग किया जाता है, परावैंगनी विकिरणों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राडार पर शत्रु के वायुयानों का पता लगाने में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है, रेडियो तरंगों का। सिटी स्कैन के लिए कौन सी तरंगें प्रयुक्त की जाती हैं। तो एक्सरे तरंगें जो है इनका प्रयोग किया जाता है सिटी स्कैन के
एमआरआई मशीन में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? चुंबकीय तरंग यानी कि मैग्नेटिक वेव्स का उपयोग किया जाता है एमआरआई मशीन में। ध्वनि तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों ध्वनि तरंगे जो है ये 3 प्रकार की होती है। अपश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो हम पहले ही जान चुके हैं, ये अनुदैर्घ्य तो होती हैं, इसके साथ साथ यांत्रिक तरंगे भी होती हैं। अपश्रव्य तरंगे जो होती है इनकी आवृत्ति कितनी होती है? तो अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से नीचे। कितने? 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की अगर हम बात करेंगे तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की जो आवृत्ति की तरंगे होती हैं इन्हें श्रव्य तरंगे कहा जाता है, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर आवृत्ति की जो तरंगे होती हैं इन्हें पराश्रव्य तरंगे यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराश्रव्य तरंगों को कौन सुन सकता है? तो इसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ जो है ये सुन सकते हैं। मनुष्य कौन सी तरंगे सुन सकता है? तो मनुष्य श्रव्य तरंगों की आवृत्ति जो है इसको झेल सकता है, इतनी ही आवृत्ति की तरंगे को सुन सकता है। संकेत भेजने और समुद्र की गहराई मापने के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों संकेत भेजने के लिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। ट्यूमर का पता लगाने, दूध के अंदर हानिकारक जीवाणु नष्ट करने के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो इनमें भी अल्ट्रासोनिक वेव का यूज किया जाता है। ध्वनि की सबसे ज्यादा चाल किस में होती है? तो ये ठोस यानी कि सॉलिड में होती है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड होती है। जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 1435 मीटर पर सेकंड होती है। अगर बात करें लोहे में ध्वनि की चाल तो ये 5130 मीटर पर सेकंड होती है। अलग अलग जो माध्यम है इनमें ध्वनि की चाल पूछी जाती है। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो ये 6420 मीटर पर सेकंड होती है, जो कि सबसे सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की चाल जो है ये चाल व तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल सबसे कम कहाँ होती है? तो निर्वात में होती है। निर्वात जहाँ पर माध्यम नहीं है वहां पर ध्वनि जो है ये संचरित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब घटने व बढ़ने पर ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होता है? तो ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है, इस पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। प्रतिध्वनि यानी इको की हम बात करें तो इसके सुनने के लिए स्रोत और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो स्रोत और परावर्तक सतह जो है इसके बीच की जो न्यूनतम दूरी है ये कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है? तो ये 30 से 60 डेसिबल है। ध्वनि की तीव्रता को किस में मापा जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। WHO के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषक स्तर कितना होता है? 45 डेसिबल। स्टेथोस्कोप ध्वनि जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। उड़ते वायुयान की गति को किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? डॉपलर प्रभाव के द्वारा। महिलाओं की ध्वनि को पुरुषों की ध्वनि से क्या भिन्न करता है? तो तारत्व यानी पिच के कारण जो आवाज में भिन्नता है ये प्रदर्शित होती है। अब अगर बात की जाए महिलाओं की आवाज किस कारण पतली होती है? तो पतली होने का कारण क्या है? आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी तीव्रता वाली ध्वनि को ध्वनि प्रदूषक माना जाता है? तो 80 डेसिबल जो है इस पर ध्वनि को ध्वनि प्रदूषक माना जाता है। वह भौतिक कारक जिससे ऊर्जा का प्रवाह एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर होता है तो इसे ताप कहते हैं। ताप का मापन किस पैमाने पर किया जाता है? तो 3 पैमाने पर किया जाता है। सेल्सियस पैमाना जो कि 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। फ़ारेनहाइट पैमाना जो कि 32 से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। और तीसरा होता है केल्विन पैमाना जो कि 273 से 373 डिग्री केल्विन तक होता है। सेल्सियस पैमाने व केल्विन पैमाने पर न्यूनतम ताप कितना होता है? तो सेल्सियस पर होता है 273 डिग्री सेल्सियस और केल्विन पैमाने पर होता है 0 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारा किस ताप पर जमता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कि सामान्य तापमान पर, कैसे तापमान पर? सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। लेकिन ये ठोस अवस्था में कब पाई जाएगी? जब इसका टेम्परेचर -39 डिग्री सेल्सियस होगा तब ये जमता है यानी कि ठोस अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक पारा यानी कि मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फ़ारेनहाइट ने किया था। और क्लिनिकली थर्मामीटर जो होता है इसका आविष्कार किया था सर थॉमस कलिफोर्ड एल्बर्ट ने। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट ऊष्मा यानी कि स्पेसिफिक हीट को किस में व्यक्त किया जाता है? कैलोरी में।
जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसके आयतन में क्या परिवर्तन होता है? तो आयतन जो है, वॉल्यूम, ये घट जाता है। जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल है इसका घनत्व सबसे अधिकतम होता है। गैसों और द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो गैसों और द्रवों में ऊष्मा का संचरण जो है ये संवहन के द्वारा होता है। किस विधि में ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो विकिरण विधि में ऊष्मा का संचरण जब होता है इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपेक्षिक आर्द्रता किसमें मापी जाती है? हाइग्रोमीटर में। गुप्त ऊष्मा का मात्रा क्या होता है? जूल प्रति किलोग्राम। मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 310 केल्विन या फिर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट ये शरीर का सामान्य तापमान होता है। मैंने आपको तीनों पैमाने पर बता दिया है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ताप किस बिंदु पर समान होते हैं? तो 40 डिग्री पर। भाप में अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल में, ऐसा किस कारण? तो दोस्तों भाप जो है इसमें हाथ अधिक जलता है अगर हम अपेक्षा करें उबलते हुए पानी की। तो भाप जो है इसमें गुप्त ऊष्मा पाई जाती है, इसी कारण हाथ ज्यादा जलता है उबलते हुए जल की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ जब पिघलती है तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होता है? घट जाता है। पानी में नमक मिलाने से उसके क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, क्या परिवर्तन होता है? तो क्वथनांक जो है ये बढ़ जाता है। शरीर में पसीने का मुख्य उपयोग क्या होता है? तो शरीर के तापमान को नियंत्रित रखना ये पसीने का मुख्य उपयोग होता है। मिट्टी के घड़े का जल ठंडा क्यों रहता है? तो गर्मियां लग गई हैं, आप सभी को कारण तो पता होना चाहिए कि आखिर जो घड़ा होता है उसका पानी किस कारण ठंडा होता है? तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? पारा। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कि साधारण ताप पर द्रव अवस्था यानी कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। दोस्तों इसी प्रकार के अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन चाहते हैं तो आप सभी हमारी साइंस की ई बुक को बाय कर लें। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप इस ई बुक को बाय कर लें। ये जो ई बुक आप बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन इस बुक में आपके लिए दिया गया है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना क्यों आरामदायक होता है? तो जो सफ़ेद कपड़ा है ये ऊष्मा का अधिकांश भाग परावर्तित करता है। क्या कर देता है? अधिकांश भाग को परावर्तित कर देता है। इसी कारण से सफ़ेद कपड़ा जो है ये आरामदायक होता है पहनने के लिए। सूर्य की गर्मी पृथ्वी तक किसके द्वारा पहुंचती है? तो ये विकिरण के द्वारा पहुंचती है। परावर्तन, अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन में युक्त कौन सी प्राकृतिक घटना है? तो परावर्तन, अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये तीनों होते हैं इंद्रधनुष के निर्माण में। एक प्रकार की ऊर्जा जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है, इसे प्रकाश यानी कि लाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु व निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड वायु व निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। वहीं पर अगर हम बात करें कि चंद्रमा के परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 1.3 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो याद रखिएगा प्रकाश के वेग की जो गणना है ये सर्वप्रथम रोमर के द्वारा की गई थी। वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश से प्रकाशित होती हैं प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। आकाश का रंग नीला किस कारण दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के द्वारा आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का। और सबसे कम किसका होता है? तो याद रखिएगा लाल रंग का होता है। अंतरिक्ष व चांद से आकाश काला दिखाई देता है। अगर हम अंतरिक्ष में हैं या फिर चांद पे हैं तो वहां पर आकाश हमें काला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। तारों का टिमटिमाना एवं वास्तविक दूरी से अधिक दिखाई देना किस कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जल के तल में पड़े सिक्के को अपने वास्तविक गहराई से ऊपर उठा दिखाई देना किस कारण होता है? अपवर्तन के कारण। आपने देखा होगा किसी बाल्टी की तली में कोई वस्तु डाल दो या फिर कोई सिक्का वगैरह डाल दो तो ये
गहराई जो है इसकी ऊपर दिखाई देती है। लगता है ऐसा सिक्का जैसे ऊपर ही है, यहाँ कहीं है, लेकिन सिक्का जो होता है वो नीचे होता है, तली ऊपर उठी हुई दिखती है। किस कारण? अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृग मरीचिका का कारण क्या होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। मृग मरीचिका आप जानते हैं, गर्मियों के दिनों में जब आप सड़क पर चलते हैं तो दूर ऐसा लगता है जैसे यहाँ कहीं पानी है, तो ये क्या होता है? मृग मरीचिका होती है और इसका कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, हीरे का चमकना व प्रकाश तंतु का कार्य करना प्रकाश की किस घटना का उदाहरण है? हीरे का इतना चमकदार होना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण है। और वहीं बात करें प्रकाश तंतु का कार्य करना, तो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण है। आप सभी जानते होंगे फाइबर ऑप्टिक्स के लिए, जानते हैं फाइबर ऑप्टिक्स? फाइबर ऑप्टिक्स में क्या होता है, जो डेटा का संचरण होता है वो किससे होता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन से ही होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कंप्यूटर वगैरह में ज़्यादा ही पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबह शाम सूर्य का लाल दिखाई देना किस कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। पानी की सतह पर मिट्टी का तेल डालने पर उसका रंगीन दिखाई देना व्यतिकरण के कारण होता है। पानी में पड़ी छड़ हमें टेढ़ी दिखाई देना, ये अपवर्तन के कारण होता है। वहीं पर प्रकाश जो है ये किसके छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है? तो प्रकाश जो है ये फोटोन के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। ये सभी कारण आप याद रखिएगा, एग्जाम में यही देखने को मिलते हैं। आजकल परिभाषा नहीं पूछी जाती है कि ये जो परिभाषा है ये किस चीज की है, या फिर ये इसकी परिभाषा क्या है, 4 ऑप्शन में दे दिए जाएंगे। नहीं, आपसे एग्जाम्पल दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये किस कारण से होता है। फिजिक्स में भैया ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी को बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है ये हाइगन्स के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ पर होता है? निर्वात में होता है। सफेद रंग के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो सफेद रंग का जो प्रकाश है बेटा इसमें 7 रंग होते हैं, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। अपन ने बचपन से ही पढ़ा है, बैजानी, हपी, नाला पढ़ा है ना, उससे हम इन कलर को याद रखते हैं और इनका क्रम याद रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है? तो वेवलेंथ जो है सबसे ज्यादा होती है लाल रंग की। और किन रंगों का प्राथमिक रंग कहा जाता है? तो प्राथमिक रंग जो है ये कहा जाता है रेड, ब्लू और ग्रीन के लिए। किसे कहा जाता है? रेड, ब्लू और ग्रीन के लिए क्या कहा जाता है? प्राथमिक रंग कहा जाता है, प्राइमरी कलर कहा जाता है। इनसे मिलकर ही सारे रंग दुनिया के बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? तो ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। पेट तथा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक जो है यह किस पर आधारित होती है? तो यह भी दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती है। प्रकाशीय फाइबर यानी कि ऑप्टिकल फाइबर्स के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो मैंने अभी आपको पहले एक प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, जो ऑप्टिकल फाइबर्स है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो मैंने आपको पहले ही बताया ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में, इसका आविष्कार किया था नरेंद्र कपानी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन किरणों से अधिकतम जैविक यानी बायोलॉजिकल क्षति होती है? तो गामा रेज जो होती हैं इनसे बहुत अधिक मात्रा में बायोलॉजिकल ह्रास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ को किस में मापा जाता है? एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम जो है इसका साइन क्या होता है? तो इसका साइन प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश के कौन से विकिरण ऊष्मा का वहन करते हैं? तो दोस्तों जो अवरक्त विकिरण होते हैं सूर्य के प्रकाश के, ये ऊष्मा का वहन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण की एक सतह पर किसकी कलई यानी कि पॉलिश की जाती है? तो सिल्वर नाइट्रेट का पॉलिश किया जाता है दर्पण की एक सतह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता को किस में मापा जाता है? तो लेंस की जो क्षमता होती है कैपेसिटी, इसे डायप्टर में नापा जाता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, अवतल और उत्तल। हम इनको 6th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेविंग मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो शेविंग मिरर भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार का होता है? तो अवतल इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का। यहाँ पर इसमें पॉलिश होती है इस प्रकार, अंदर गहरा, ठीक है। और उत्तल कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण जो है ये उभरा हुआ होता है, यहाँ पर जो सतह रहती है इस पर पॉलिश होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गाड़ियों की हेडलाइट
सर्च लाइट और सोलर कुकर में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इनमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दर्पण से। अवतल दर्पण जो है ये आभासी, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण पर बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? तो ये सीधा और आभासी होता है। याद रखिएगा, अवतल दर्पण में कैसा होता है? आभासी, वास्तविक और उल्टा। उत्तल दर्पण में सीधा और आभासी होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गाड़ी के पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति करता है? तो जो पानी में हवा का बुलबुला है ये अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस प्रकार की लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस। अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं निकट दृष्टि दोष की। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है? जल्दी से बताइए आप मुझे। तो दोस्तों जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें पास की चीज अच्छे से दिखती है लेकिन दूर की वस्तु जो है वो अच्छे से नहीं दिखती है। निकट दृष्टि दोष होता है। दूर दृष्टि दोष क्या है? तो इसमें निकट की वस्तु अच्छे से नहीं दिखती और दूर की वस्तु जो है ये अच्छे से दिखाई देती है। ये थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं लेकिन आप इनमें डिफरेंस समझिए। चलिए हम बात करते हैं सूक्ष्मदर्शी और कैमरे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश के कड़ी का सिद्धांत को किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने, और पता है ना आपको गति के तीनों नियम भी किसने दिए थे? न्यूटन ने दिए थे, हम पहले ही बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश सजावट तथा विज्ञान के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? तो दोस्तों ये नियॉन गैस होती है। प्रकाश का रंग निर्धारित किसके द्वारा होता है? तरंगदैर्घ्य यानी कि जो वेवलेंथ होता है उससे प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग क्यों प्रयुक्त किया जाता है? आपके मन में क्वेश्चन जागता होगा ना कि आखिर जो ट्रैफिक लाइट सिग्नल है इसमें लाल रंग का उपयोग क्यों किया जाता है? तो लाल रंग जो है इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, इसी वजह से लाल रंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख के किस भाग पर बनता है? रेटिना पर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है ये 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर तक हमें साफ दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवी रमन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो प्रकाश के प्रकीर्णन और रमन प्रभाव की खोज के लिए जो डॉक्टर सीवी रमन थे इनको पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पदार्थों में से विद्युत आवेश प्रवाहित हो जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें चालक कहा जाता है। जैसे चांदी है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, ये सभी क्या हैं? तो ये सभी विद्युत के चालक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो ये चांदी यानी कि सिल्वर होता है। और सिल्वर का सिंबल क्या होता है? तो इसे Ag के द्वारा दर्शाया जाता है। सोने का क्या होता है? तो सोने का Au होता है। सोना, इसका नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है ओरम। क्या नाम होता है? ओरम, लैटिन भाषा में। इसीलिए ओरम से इसके सिंबल का नाम क्या है? Au है। ये काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है और एग्जाम में अभी हाल ही में एनटीपीसी के एग्जाम में पिछली बार 2022 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत घंटी और टेलीफोन आदि में कौन से सेल का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें लेक-लांसे सेल जो है इनका प्रयोग किया जाता है। चालक में विद्युत आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो इसे विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। और आप सभी जानते हैं जो विद्युत धारा है ये कौन सा मात्रक है? मूल मात्रक है कि व्युत्पन्न मात्रक? तो विद्युत धारा मूल मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो ये ओम है। ओम को किस प्रकार से दर्शाते हैं? कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं। ये ओम का सिंबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो अमीटर यंत्र जो है इसका प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा को मापने के लिए। विद्युत धारा का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलते हुए बल्ब के तंतु यानी कि जो फिलामेंट होता है इसका ताप कितना होता है? तो इसका ताप होता है 1500 से लेके 2500 डिग्री सेल्सियस। फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का प्रयोग ही क्यों किया जाता है? तो टंगस्टन जो होता है दोस्तों इसका गलनांक उच्च और क्वथनांक उच्च होता है, इसी कारण से
जो टंगस्टन है इसका प्रयोग किया जाता है फिलामेंट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैसें भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब जो है इसमें निष्क्रिय गैसें भरी जाती हैं। निष्क्रिय गैसें कौन कौन सी होती हैं? तो आर्गन, नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन, ये सभी क्या हैं? तो ये निष्क्रिय गैसें हैं। घरेलू उपभोक्ता को किस वोल्टता की धारा प्राप्त होती है? तो घर में जो वोल्टेज आता है ये 220 वोल्ट का आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी, इसको कम या ज्यादा करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ट्रांसफार्मर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी को डीसी में किसके द्वारा बदला जाता है? रेक्टिफायर के द्वारा। सेल बनाने में कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? सिलिकॉन। हीटर का तार किसका बना होता है? तो जो हीटर के तार होते हैं ये नाइक्रोम के बने होते हैं। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा अलग है, विद्युत धारिता अलग है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर और विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराडे है। फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो फ्यूज का तार जो है ये सीसे व टिन की मिश्र धातु का बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की दिशा किससे ज्ञात की जा सकती है? गैल्वेनोमीटर से। विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? विद्युत मोटर के द्वारा। बात करते हैं प्राकृतिक चुंबक क्या होता है? तो ये लोहे का ऑक्साइड होता है। कृत्रिम चुंबक किससे मिलाकर बनाया जाता है? तो लोहा, इस्पात और कोबाल्ट से मिलाकर जो कृत्रिम चुंबक होते हैं उनका निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक को क्षैतिज लटकाने पर वह किस दिशा में ठहरती है? हम अगर चुंबक को ऐसे ही लटका देंगे ना तो वो हमेशा उत्तर दिशा में ठहरेगी। कैसी दिशा में? उत्तर दिशा में ठहरेगी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है? टेस्ला होता है। लौह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण बताइए। तो आपको एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा लौह चुंबकीय पदार्थ कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो याद रखिएगा, लोहा, निकेल, कोबाल्ट, इस्पात जो है ये सभी क्या है? लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी चुंबक बनाने में क्या प्रयुक्त होता है? तो इसमें नरम लोहा जो है, सॉफ्ट आयरन, इसका यूज किया जाता है। स्थायी चुंबक बनाने में क्या प्रयुक्त होता है? तो स्थायी चुंबक जब बना रहे हैं तो उसमें इस्पात का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक में नरम लोहे का। बात करें लोहे का क्यूरी ताप क्या होता है? तो 780 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो ये 180 डिग्री का कोण बनाता है। कितने का कोण बनेगा? 180 डिग्री का। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या होता है? वेबर होता है। विद्युत चुंबक को बनाने में सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? लोहे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार की राशि है? तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है इसमें जो परिमाप है, परिमाण है, इसके साथ में दिशा की भी जरूरत होती है, इसलिए ये सदिश राशि है। परमाणु मुख्यतः किसका बना होता है? तो परमाणु में दोस्तों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों पाए जाते हैं। आप सभी जानते हैं नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है ये चक्कर लगाते हैं और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में होता है, तो मैंने अभी आपको बता दिया नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो जो प्रोटॉन है इसकी खोज की थी गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने और दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का आवेशित कण है, तो याद रखिएगा ये ऋणावेशित कण है। जो प्रोटॉन होता है ये कौन सा कण है? तो प्रोटॉन जो है ये धनावेशित कण है और न्यूट्रॉन की बात करें तो ये उदासीन कण होता है। इन सभी के बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैथोड किरणों का वेग कितना होता है? प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुलर व मैडम क्यूरी ने। रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम जो है इसकी खोज की थी रॉबर्ट पियरे और मैडम क्यूरी। दोस्तों इनमें कंफ्यूज नहीं होना, रेडियो सक्रियता की खोज की थी हेनरी बेकुलर और मैडम क्यूरी ने मिलकर, लेकिन जो रेडियम तत्व है इसकी खोज की थी रॉबर्ट पियरे और मैडम क्यूरी ने। रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? सर रदरफोर्ड के द्वारा। सबसे अधिक भेदन क्षमता किन विकिरणों की होती है? गामा विकिरणों की। बात करें सबसे कम आयन क्षमता किसकी होती है? तो ये अल्फा किरणों की होती है। और द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण किसने दिया था? तो द्रव्यमान ऊर्जा का जो समीकरण है ये दिया था आइंस्टीन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1921 में मिला।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम नाभिकीय विखंडन किसने दिखाया? स्ट्रॉसमैन व हॉर्न ने। रिएक्टर में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी जल, या फिर इसे ही आसुत जल कहा जाता है। क्या कहते हैं? आसुत जल भी कहा जाता है। या फिर ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है रिएक्टर में मंदक के रूप में। काफी बार काफी सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयुक्त किया जाता है? क्या प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों कैडमियम और बोरॉन की छड़ जो है ये नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग की जाती है। नाभिकीय ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में हम दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लग रहा है ये हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुए हैं उन सभी का कलेक्शन टॉपिक वाइज तरीके से हमारी ई बुक में दिया गया है, साइंस की ई बुक में। तो आप उस ई बुक को अभी बाय कर लें, बहुत ही अच्छी वो ई बुक है, आप सभी के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य व तारों से ऊर्जा व प्रकाश किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होती है? तो ये नाभिकीय संलयन के द्वारा प्राप्त होती है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? तो रेडियो सक्रियता की इकाई होती है क्यूरे। रेडियो धर्मी पदार्थ कौन से कण उत्सर्जित करता है? अल्फा, बीटा और गामा कण। परमाणु बम का विकास किसके निर्देशन में हुआ था? जे रॉबर्ट ओपेनहियर के द्वारा। दोस्तों जो परमाणु बम है ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1945 में। हाइड्रोजन बम का विकास किसने और कब किया था? तो जो हाइड्रोजन बम है इसका विकास किया था एडवर्ड टेलर ने। कब किया था? 1952 में किया था। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। वहीं पर दोस्तों जो परमाणु बम है ये किस पर? तो ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम परमाणु बम की अपेक्षा कितना गुना शक्तिशाली है? तो दोस्तों जो हाइड्रोजन बम है ये परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना अधिक शक्तिशाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलयानों पर सही समय का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? क्रोनोमीटर का। किस उपकरण का प्रयोग किसी स्थान पर उत्तर दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो कंपास बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा जो नाविक वगैरह हैं ये कंपास बॉक्स का यूज करते हैं ज्यादा से ज्यादा ताकि उन्हें उत्तर दिशा का पता चल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यंत्र का प्रयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने में होता है? डायनेमोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उपकरण कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है? साइटोट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण कौन सा है? सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपकरण का प्रयोग स्वतः समाचार टाइप करने में होता है? टेलीप्रिंटर का। किस उपकरण का प्रयोग घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है? डेंसिटी मीटर का। घनत्व यानी कि डेंसिटी का हमें पता लगाना है तो हम यूज करेंगे डेंसिटी मीटर का। तैरने का नियम किसने प्रतिपादित किया था? आर्किमिडीज ने। नाभिकीय रिएक्टर की खोज करी थी एनरिको फर्मी ने वर्ष 1942 में। विद्युत आकर्षण का नियम किसने दिया था? कूलॉम ने 1779 में। सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? टॉर्सेली ने वर्ष 1644 में। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो जो सेली हैं दोस्तों ये इटली से बिलोंग करते हैं। माइक्रोस्कोप का आविष्कार जॉनसन ने किया था। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जो है ये जॉन गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया था। एसी मोटर का आविष्कार किया था निकोला टेस्ला ने। वहीं पर सौर मंडल की खोज जो है ये पोलैंड के वैज्ञानिक कोपरनिकस ने वर्ष 1540 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? केपलर के लिए। ये कहाँ के वैज्ञानिक हैं? जर्मनी के। और इन्होंने ग्रहों की खोज जो है ये वर्ष 1601 ईस्वी में करी थी। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जे.एल. वियर्ड ने 1926 में। वहीं पर मशीन गन का जो आविष्कार है ये सर जेम्स पकल के द्वारा किया गया था जो कि ब्रिटेन के वैज्ञानिक हैं, और वर्ष 1718 में इन्होंने मशीन गन का आविष्कार किया था। टायर में प्रयुक्त रबड़ का आविष्कार किसने किया था? थॉमस हॉनकॉक ने। ये भी ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे।
रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया? सैमुअल कोल्ट ने। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने, जो कि यूएसए यानी कि अमेरिका के वैज्ञानिक थे, और वर्ष 1876 में इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? रुडोल्फ डीजल ने। वहीं पर डायनेमो का आविष्कार जो है ये माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था। डीजल इंजन का आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, इनके नाम में ही पीछे क्या लिखा है? डीजल, रुडोल्फ डीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? लेविस वाटरमैन ने। कंप्यूटर का आविष्कार जो है ये चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था 1834 में, और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। दोस्तों यहाँ पर हमने फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड 300 क्वेश्चन को पढ़ा है। अगर आप पूरी फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर जीव विज्ञान या फिर कंप्यूटर विज्ञान या कृषि विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट टीसीएस द्वारा पूछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तो आप हमारी साइंस की ई बुक को बाय कर ले। चैप्टर वाइज इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, और दोस्तों पिछले 15 सालों में जो क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड हैं उन सभी क्वेश्चन का सिलेक्शन आपके लिए इस एक ही ई बुक में देखने के लिए मिल जाएगा। इन सभी ई बुक की जो प्राइस है बहुत ही कम रखी गई है। आपको करंट अफेयर्स की ई बुक के बारे में बता दें तो जनवरी 2024 से मार्च 2025 यानी एक साल से ज़्यादा का करंट अफेयर्स आपको इस ई बुक में देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं पर अगर स्टैटिक जीके की ई बुक की बात करें तो इसमें भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान और साथ में कंप्यूटर जीके यानी कि जितने जीके के सब्जेक्ट है उन सभी का कलेक्शन, 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन का कलेक्शन, टीसीएस द्वारा पूछे गए प्रश्न का कलेक्शन दोस्तों एक ही जगह पर एक ही ई बुक में मिल जाएगा। इन तीनों ई बुक को अभी आप बाय कर लें, इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या फिर इन तीनों ई बुक को आप साथ में बाय करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड को अभी स्कैन कीजिए, व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीनशॉट सेंड कीजिए और मात्र 150 रुपये में तीनों ई बुक ले जाइए। चलिए दोस्तों, अब हम आप एक नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। और दोस्तों क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, आपकी स्क्रीन पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के संस्थापक कौन थे? 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं। कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर से आंसर को कमेंट करके बताना है, और साथ ही ये बताना है कि मेरा पढ़ाना आप सभी के लिए कैसा लगा और क्वेश्चन का सिलेक्शन किस प्रकार का था। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा ही लगा होगा तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में प्यारे प्यारे से कमेंट करें, या फिर और भी जो सुधार की ज़रूरत है या फिर जो आपको कमी समझ में आई हो वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ में। व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक पर आपके जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड ग्रुप हैं इन सभी में इस वीडियो को शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद में दोस्तों केमिस्ट्री की भी जो क्लास है, महामैराथन क्लास है, वो आप सभी के लिए बहुत जल्द आने वाली है, और किस सब्जेक्ट पर आप मैराथन क्लास चाहते हैं उसको भी कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। इसी प्रकार के मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें, या फिर अभी आपको आई बटन की लिंक यहाँ पर दिख रही होगी, उस पर जाकर क्लिक करके मोर वीडियोस को ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।